अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी मिस अफ़कार की कहानी है और ये कहानी उन्होंने अपनी ही ज़बानी हमारे साथ शेयर की है। लेकिन वो चाहती हैं कि इस कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखूं और आप भी अपना फ़ीडबैक दें या आप भी बताएं कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया था, उसके बारे में आप क्या सोचा करते हैं। इससे पहले हम आज की बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम इसको लाइक करने के बाद अपने एक जानने वाले में शेयर कर दें। सन 2001 की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग हब रिवर रोड के करीब एक सोसाइटी में न सिर्फ रिहाइश पजीर थे, बल्कि ये जो इलाका था, ये जो सोसाइटी थी, बड़ी पोश सोसाइटी थी और इस सोसाइटी के बाहर एतराफ़ में जो जगह थी ये मुकम्मल तौर पे खाली थी। ये जो एरिया था, जो लोग यहाँ पे अब भी रहा करते हैं, उनको अंदाज़ा है कि उस दौर में यहाँ पे इतनी रौनक मौजूद नहीं थी, ना ही इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह मैसर हुआ करती थीं और ना ही इस तरह जिस तरह आज के दौर में होटल्स वगैरह मौजूद हैं, इस तरह होटल्स मौजूद हुआ करते थे। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारा घर था, बेसिकली आप उसको एक बंगला भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बंगले बने हुए थे, वैसे ही हमारा एक बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा बंगला था और इस बंगले का जो फ्रंट वाला हिस्सा था, वहाँ पे एक गार्डन नुमा एरिया मौजूद था। वहाँ पे कुछ बड़े दरख्त थे, कुछ छोटे दरख्त थे, इवन के कुछ फूल वगैरह भी हम लोगों ने लगा रखे थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब रात का खाना खाती तो खाना खाने के बाद जो ऊपर टेरेस मौजूद था वहाँ पे वॉक करती। कभी कभी मैं वहाँ पे वॉक करते करते रेडियो वगैरह का इस्तेमाल करती या फिर अपनी बुक्स वगैरह लेके पढ़ाई शुरू कर देती। ये मेरा रोज़ का मामूल था। जबकि जो मेरे घर वाले थे वो आमतौर पे 11-12 बजे तक सोने के लिए लेट जाया करते थे। मेरी ये जो आदत थी, इस आदत से मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं और अक्सर वो मुझे मना किया करती थी कि इतनी रात में अकेले यहाँ पे नहीं टहला करो। हालांकि ये एक सेफ सोसाइटी थी और जहाँ पे हम लोग रहा करते थे वहाँ पे किसी क्राइम या इस तरह के किसी भी ऑफेंस का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और मेरा यही ख्याल था कि शायद हालात की वजह से या यहाँ पे जो सन्नाटा है उस वजह से मेरी अम्मी मना किया करती हैं। तो वैसे ही एक रात थी और मेरा ख़्याल है कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मेरे घर वाले सो चुके थे और घर की जो भी लाइट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी बंद थीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे टेरेस में मैं मौजूद थी या जहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, वहाँ की लाइट खुली हुई थी। अब क्योंकि ये जो टेरेस था ये एक बड़ा टेरेस था और अगर आप इसके ऊपर वॉक करें तो वॉक करने पे ये जो सामने वाला हिस्सा है उसको बआसानी देखा जा सकता था। खैर, मैं वॉक कर रही थी और वॉक करते करते मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे दरख्त मौजूद हैं उनमें से एक दरख्त के नीचे शायद कोई खड़ा हुआ है। अब ये मेरा वहम था या मुझे ऐसा गुमा हो रहा था या लाइट की वजह से कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शन थी या ऐसा अक्स था जो मुझे ऐसा महसूस करवा रहा था। ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ये मेरा अपना घर था, अपना गार्डन था और यहाँ पे इतनी रात में अगर वाकई में कोई मौजूद था तो वो क्यों मौजूद था। खैर, मैंने 2-3 दफ़ा वहाँ पे गौर करने के बाद जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 17 या 18 साल की कोई लड़की है, जो कि बहुत पतली दुबली सी लड़की है। वो उधर दरख्त के नीचे ना सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि कुछ अजीब पुरस्रार तरीके से उसने अपने बालों को खोल रखा था। अब एक अजीब सूरत हाल थी। जाहिर सी बात है, ये मेरा अपना घर था और मैं सोच रही थी कि मैं जाके अपने फादर को उठाती हूँ। लेकिन बात ये भी थी कि ये एक छोटी सी बच्ची थी और इसका इस तरह से यहाँ पे आना हो सकता है कि बराबर वाले घर से या सामने कहीं से हमारे घर के अंदर दाखिल हो गई हो। क्योंकि जो हमारा गार्डन था, उस गार्डन के साथ जो दरवाज़ा मौजूद था उसकी जो हाइट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बआसानी कोई उधर से कूद के अंदर आ सकता था। लेकिन अगर वाकई में ये लड़की कूदने के बाद या किसी भी इस तरीके से घर के अंदर दाखिल हुई थी तो ये ना सिर्फ गैर अखलाकी हरकत थी, बल्कि उसको यहाँ पे आने से परहेज़ करना चाहिए था। अच्छा, अजीब बात ये भी थी कि वो जो लड़की थी, उस लड़की के हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद कलर का फूल मौजूद है। खैर, कुछ देर देखने के बाद मैंने सोचा कि ये जो पीछे सीढ़ियों वाला रास्ता है
मैं उस रास्ते के ज़रिए नीचे जाती हूँ, जाके इस लड़की से पूछती हूँ कि आखिर तुम कौन हो। अब ये सोचने के बाद मैं सीढ़ियों के रास्ते से जैसे जैसे नीचे आ रही थी, वैसे वैसे मेरी जो नज़रें थी मुसलसल गार्डन की तरफ जाती जा रही थी। खैर मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उतरते ही सबसे पहले मैंने जो टेरेस की या गार्डन की लाइट्स वगैरह मौजूद थी, उन लाइट्स को जलाना चाहा। आप यकीन करें कि हालांकि ये जो लाइट्स थी, ये जो भी बटन्स थे, ये बिल्कुल न्यू थे और किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि ये सारी की सारी लाइट्स एक साथ ख़राब हो जाएं या बटन्स काम करना छोड़ दें। लेकिन अजीब बात ये थी कि लाख कोशिश के बावजूद बटन्स को ऑन करने के बावजूद ना ही रोशनी हो रही थी, बल्कि साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लड़की नहीं चाहती कि वहाँ पे लाइट्स जल जाएं। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब की बार जबकि मैं उसके सामने या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद थी, तो मुझे वो ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली दिखाई दे रही थी। अब तक की मालूमात के मुताबिक वो जो लड़की थी वो एक नॉर्मल लड़की थी। वैसे ही उसका नॉर्मल सा चेहरा था, उसकी आंखें वैसे ही आम इंसानों की तरह थीं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बारी बारी देखना शुरू किया और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी, तो एक लम्हे के लिए मुझे शौक सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि उस लड़की के जो पैर थे वो कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ उसके पैर मुड़े हुए हैं, बल्कि यकीनन उस लड़की के जो पैर थे ये मुकम्मल तौर पे उल्टे पैर थे। मैं समझदार थी, मुझे अंदाज़ा था कि जो कुछ मैंने देखा है यकीनन ये किसी भी तौर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। बहरहाल मैं मुड़ने के बाद मैंने सीधा अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में जाने में ही आफियत जानी और जैसे ही मैं अपने अम्मी अब्बू के कमरे के अंदर पहुंची तो मैंने शोर मचा के उनको उठाना शुरू कर दिया। खैर जब मैंने अपने अब्बू को उठाया तो वो जल्दी से बाहर की तरफ आए और मैंने जब बाहर की तरफ इशारा करके उनको बताया तो उनका ये कहना था बाहर यानी उस एरिया में जहाँ पे अभी कुछ देर पहले मुझे लड़की दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पे जैसे कोई भी मौजूद नहीं था। ये जो कुछ था ये बड़ा ड्रामाई था, बड़ा खौफनाक था और सच्ची बात यह कि मेरे ऊपर कपकपी तारी होना शुरू हो चुकी थी। अब मुझे हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ अपने ऊपर बुखार चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही है। खैर इसी दौरानिए में मेरे अब्बू ने, जो हमारे एक मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उस वक्त हयात थे, मेरे मामू को कॉल करके हमारे घर पे बुलाया। मेरे जो मामू थे वो ज़रा झाड़ फूँक किया करते थे, तो जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखा तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि बेटा तुम कोशिश किया करो कि रात में इस तरफ ना खड़े हो। यकीनन तुम्हारा सामना जिस मखलूक से हुआ था वो किसी भी तौर इंसान नहीं थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बख्शी और तुम खैरियत से सीधी अपने वालिदैन के कमरे के अंदर दाखिल हो गईं। खैर इस वाक़े के बाद मेरे ऊपर तकरीबन 15-20 दिन तक दम दुरूद किया जाता रहा और उसके बाद से मेरे अकेले बाहर जाने पे या टेरेस में टहलने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद की जा चुकी थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमें अब्दुल सलाम साहब ने जालोर डिस्ट्रिक्ट से शेयर की है। ये बताते बेसिकली ये जो कहानी थी ये इनके परदादा के साथ 1978 में पेश आई थी। बेसिकली इनका जो ताल्लुक था, इनका जो गांव था वो एक छोटा सा गांव था और उस दौर में इस गांव के अंदर जो फैसिलिटीज़ थी वो ना होने के बराबर थी। उस दौर की अगर आप बात करें तो उस दौर में इस गांव के अंदर ना ही बिजली मौजूद थी और ना ही लोगों के पास इतने ज़्यादा आमदनी के ज़राए मौजूद थे। कुछ लोग थे जिनके पास कुछ ज़मीनें थीं जो कि खेती बाड़ी के ज़रिए कुछ पैसे कमा लिया करते थे। जहाँ तक इनके परदादा का ताल्लुक़ है तो इनके परदादा के पास भी कुछ छोटी सी ज़मीन मौजूद थी
और वो उसी ज़मीन पे मुख्तलिफ़ चीज़ें काश करके उसके ज़रिए आमदनी हासिल किया करते थे। परदादा बताते हैं कि अक्सर खेतों में जाने के लिए मुझे रात के औकात में, यानी रात के कभी 3 बजे, कभी 4 बजे और कभी सुबह 5 बजे उठ के खेतों में जाना होता था। कभी खेतों में जाके पानी डालना होता था या वहाँ पे जाके जो भी काश के मराहिल हैं उनको तय करना होता था। तो वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी और परदादा बताते हैं कि मैं तकरीबन 3 सवा 3 बजे उठ के बैठा। तो मेरी आदत थी कि आम तौर पे जब मैं रात में उठता था तो सबसे पहले वॉशरूम से फ्री होता, उसके बाद वज़ू करता, वज़ू करने के बाद 2 नवाफिल अदा करता और फिर अपने काम पे या खेतों में जाया करता था। इत्तफाक से जिस रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था तो मैंने थोड़ी सी सुस्ती की, ना ही मैंने वज़ू किया, ना ही मैंने नवाफिल पढ़े, बल्कि जब मैं सो के उठा तो उठने के बाद सीधा अपने खेतों की तरफ बढ़ता चला गया। अब परदादा के घर से ये जो खेतों का रास्ता था ये मुश्किल से 20 या 25 मिनट का रास्ता था और ये जो रास्ता था ये सरासर वीरान रास्ता था, एक कच्चा पक्का रास्ता था और इस रास्ते के दोनों अतराफ में खेत ही खेत मौजूद थे और जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक किसी भी किस्म की आबादी मौजूद नहीं थी। परदादा बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि आज जो सर्दी है वो शिद्दत से ज़्यादा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा था। परदादा बताते कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे अतराफ़ में, यानी मेरे लेफ़्ट और राइट में दरख्त या पेड़ मौजूद हैं, उन दरख्तों या पेड़ों में मुझे कुछ मूवमेंट सी महसूस हो रही है। आम तौर पे रात के औकात में या सुबह से कुछ टाइम पहले जब आप दरख्तों के सामने से या उनके पास से गुज़रते हैं तो जो भी परिंदे होते हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं या अपने होने का एहसास दिलाया करते हैं। तो वैसे ही मुझे मुसलसल जब आवाज़ें आ रही थी तो मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि ये जो आवाज़ें हैं ये सरासर परिंदों की आवाज़ें हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद फजर की अजान या नमाज होने वाली है और ये क्योंकि सुबह का आगाज़ होगा, लिहाजा परिंदे उठने के बाद अपने खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। लिहाजा इन्होंने ये जो भी आवाज़ें थीं इन आवाज़ों को सरासर नज़रअंदाज किया और आगे की तरफ बढ़ते चले गए। परदादा बताते हैं कि तकरीबन 4-5 मिनट तक मुझे मुसलसल बस ये आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद बाकायदा मुझे ऐसा लगा जैसे औरतों की बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तकरीबन 5 या 6 औरतें हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। हैरानकुन बात यह थी कि इनकी जो आवाज़ें थीं वो इस कदर पतली आवाज़ें थीं, एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था जैसे इनकी आवाज़ें इनकी नाक से निकल रही हैं। अच्छा, अजीब बात यह थी कि परदादा बार बार इन आवाज़ों पे गौर कर रहे थे। आवाज़ें तो बाकायदा क्लियरली सुनाई दे रही थीं और ये भी लग रहा था जैसे लेफ़्ट और राइट में जो दरख्त मौजूद हैं ये आवाज़ें सरासर वहाँ से आ रही हैं। लेकिन जिस ज़बान में या जिस लैंग्वेज में ये औरतें आपस में बातें कर रही थीं, ना ही ये ज़बान ना ही ये लैंग्वेज किसी की समझ आ सकती थी। ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सी ज़बानें जो कि ना ही उर्दू थी, ना ही हिंदी थी और ना ही इंग्लिश थी। परदादा बताते हैं कि पहले मैं इन आवाज़ों पे गौर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं ये सरासर इंसान की आवाज़ें नहीं हो सकती। इसी दौरानी में परदादा बताते हैं कि जब मेरी नज़र लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था उसके ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कुछ जाले से या कुछ लच्छे से नीचे लटके हुए हैं। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो अब लग रहा था जैसे किसी के बाल हैं जो बाकायदा दरख्त से निकल के नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए मुझे वो मंज़र समझ नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सरासर हकीकत है या मेरा वहम है। लेकिन जब परदादा बताते हैं कि मैंने उन बालों से ऊपर की तरफ यानी दरख्त की तरफ देखना शुरू किया तो पहले मुझे एक चेहरा नज़र आया और ये जो चेहरा था इसका आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा था कि नीचे से अगर आप देखें तो सबसे पहले आंखें नज़र आईं, उसके बाद उसकी नाक नज़र आई, नाक के बाद मुझे उसके होंठ या उसका मुंह नज़र आया और फिर जो उसकी बाकी बॉडी थी वो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेच होके यानी खिंच के बाकायदा दरख्त की शाख से नीचे की तरफ लटकी हुई है। यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे उस दरख्त पे एक औरत बाकायदा उल्टा लटकी हुई थी
उसका जो मुंह था, उसके जो बाल थे वो इस कदर नीचे आए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि दरख्त की शाख से नीचे आके वो बाकायदा ज़मीन को छू रहे हैं। कुछ अजीब तरीके से वो ना सिर्फ उल्टा लटकी हुई थी बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि वो मेरी बेबसी का या मेरे अकेले होने का मजाक उड़ा रही हो। दादा बताते हैं कि मुझे अंदाज़ा तो हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है ये कम अज़ कम इंसान नहीं है, यकीनन ये कोई चुड़ैल है या फिर पिच्छल पैरी है जो बाकायदा दरख्त से नीचे की तरफ उल्टी लटकी हुई है। दादा ने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत इनको आती थी, इन्होंने ना उनकी सिर्फ तिलावत शुरू की बल्कि उसको नज़रअंदाज करके एक तरह से भागना शुरू कर दिया। दादा बताते हैं कि जब तक कि मैं अपने खेतों में एग्जैक्टली उस जगह नहीं पहुंचा जहां पे जाके मुझे अपना काम करना था, मुझे मुसलसल किसी के फॉलो करने का एहसास होता रहा। और अच्छी बात ये थी कि जब मैं अपनी उस जगह पे पहुंचा जहां पे जाके मुझे काम करना था, तो मुझसे पहले हमारे ही गांव का एक और आदमी अपने खेतों में यानी हमारे खेत के बराबर में काम कर रहा था। अब जब मैंने उसको देखा तो उसको देखने के बाद मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ और मैंने उसको जैसे तैसे ये जो भी वाकया था सारा का सारा बयान किया। अब ये वाकया सुनने के बाद वो कहने लगा कि अक्सर इस रास्ते में, जिस रास्ते से तुम यहाँ पे आए हो, ये जो लेफ़्ट साइड पे कुछ दरख्त मौजूद हैं, वहाँ पे इस तरह की चुड़ैलें या पिच्छल पैरियाँ उल्टी लटकी हुई नज़र आया करती हैं। कोशिश करो कि जब भी तुम रात के औकात में उस तरफ से यहाँ की तरफ आओ तो या तो पाक साफ़ हो के आओ, आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार करके आओ, और अल्लाह ना करे तुम नापाक हो तो इस तरफ आने से परहेज़ करो, क्योंकि वो शख्स जो कि नापाक हालत में हो, अगर वो गलती से भी इनके सामने आ जाता है तो उसका इनसे बच के निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये अब से तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी स्टोरी है और ये स्टोरी हमारे कराची के एक ऐसे इलाके की है जिस इलाके में अगर आप आज की बात भी करें तो आप रात के औकात में या मगरिब के बाद वहाँ जाने से परहेज़ किया करते हैं। जी हाँ, ये जो कहानी है बेसिकली ये कहानी धोबी घाट की कहानी है और ये इलाका लियारी के करीब मौजूद है। ये कहानी हमें काशिफ साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कहानी इनके फादर के साथ उस वक्त पेश आई थी जब इनके फादर उस एरिया में न सिर्फ रहा करते थे बल्कि अक्सर उनको वापस आते आते रात के 1 या 1:30 बज जाया करते थे। यह बताते हैं कि वैसे ही एक सर्द रात थी और इनके फादर किसी काम की वजह से लेट हो चुके थे, तो वापस आते आते एक तरह से इनको रात के 2 सवा 2 बजे का टाइम हो चुका था। अब अक्सर ऐसा होता था कि इनके साथ कोई ना कोई मौजूद हुआ करता था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जिस रात इनके फादर को देर हुई तो उस रात इनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे फादर तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रहे थे और तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इसी दौरानी में एक कुछ इस तरह का इलाका आता है जहाँ पे आज भी एक बड़ा सा ग्राउंड मौजूद है और इस ग्राउंड के साथ एक एरिया इस तरह का है, यानी एक हिस्सा इस तरह का है कि जहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले कचरा फेंका करते हैं। अब मेरे फादर बताते हैं कि जैसे ही मैं उस जगह से गुजरा जहाँ पे आज भी कचरा फेंका जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, कचरे के बिल्कुल सामने एक कोई लंबा सा आदमी है जो कि तकरीबन 8 या 9 फीट का है। वो ना सिर्फ वहाँ पे खड़ा हुआ है बल्कि कुछ अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा सा आदमी है। मेरे फादर बताते हैं कि जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस तरफ गौर करना शुरू किया तो पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने मज़ीद बार बार उसको देखा तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा सा आदमी था। अजीब बात ये थी कि उसका धड़ का जो हिस्सा था यानी गर्दन और उसके नीचे का जो हिस्सा था वो प्रॉपरली मैं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गर्दन के ऊपर यानी जो उसका सर मौजूद है वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अब पहले मेरे फादर को ऐसा लगा कि शायद क्योंकि ये नींद के अंदर भी हैं और वहाँ पे इतनी रोशनी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरे फादर मज़ीद आगे बढ़े तो वो बताते हैं जब मैंने उसके ऊपर बाकायदा गौर किया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में उसका जो सर था वो मौजूद था, जबकि जो उसका धड़ था वो उसके बराबर में वहीं पे खड़ा हुआ था। यानी मेरे फादर के सामने उस रात जो मखलूक मौजूद थी उसको आमतौर पे सरकटे के नाम से जाना जाता है। मेरे फादर बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस सरकटे को देखा
तो बजाय इसके कि मैं मज़ीद आगे बढ़ता, मैं फ़ौरन से पलटा और पलटने के बाद मैंने वापस जहाँ से मैं निकला था, यानी जहाँ पे मैंने काम किया था, उस तरफ भागना शुरू कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि मेरे फादर ने ये जो रात थी ये अपनी उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में गुजारी। और सुबह जब रोशनी हुई तो रोशनी होने के बाद मेरे फादर वापस अपने घर आए।